हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केमन आछे। आप सभी का स्वागत है अरिविहान के इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम सभी आपके लिए लेकर के आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हर वो चीज जो आपको बोर्ड एग्जाम में पास करवाने में और बहुत अच्छे अंकों से पास करवाने में मददगार साबित होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जिंदगी हमेशा हमें एक मौका जरूर देती है और बधाई की बात तो यह है कि एमपी बोर्ड ने हमें दूसरा मौका दिया है। यानी अब वो समय है जहां पर हम अपने मार्क्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। चाहे किसी भी कारण से हमारे मार्क्स कम आए हो हिंदी के पेपर में, चाहे हम फेल क्यों ना हो गए हो, हमें एमपी बोर्ड की द्वितीय परीक्षा को देकर के अपने हिंदी में बहुत बेहतरीन मार्क्स लाने हैं, जिससे हमारे परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं अंकुश चौहान, आपका हिंदी टीचर, आपके हिंदी का विशेषज्ञ, आपके सामने प्रस्तुत हूं वो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के जो आपको इस द्वितीय परीक्षा में बहुत अच्छा परिणाम ला करके देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं उन प्रश्नों को देखने से। तो भैया, हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले ऐसे प्रश्न जो हमें काव्य बोध और हमारे भाषा बोध के चैप्टर से यानी अध्यायों से देखने मिलते हैं। उसके बाद हम व्याकरण वाले कुछ प्रश्न देखेंगे और फिर देखेंगे कि निबंध लेखन, पत्र लेखन, कवि परिचय और लेखक परिचय। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब दिन जल्दी जल्दी ढलता है से कवि का क्या आशय है? भैया, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई इस कविता में हमें यह पूछा गया है कि जो लिखा हुआ है भैया, दिन जल्दी जल्दी ढलता है से कवि का क्या आशय है। ठीक है, उसके बाद छोटा मेरा खेत, ये भी एक हमें कविता दी गई है। इस कविता के आधार पर काव्य रचना के संदर्भ में दो शब्द दिए गए हैं, अंधड़ और बीज। इसका क्या मतलब है? ठीक है, और देखो, ये जो क्वेश्चंस है आपने अपने पहले एग्जाम के लिए तो पढ़े ही पढ़े होंगे। आपको क्या करना है? केवल और केवल रिवीजन करना है। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को इतना अच्छे से रिवाइज करना है कि अब इस एग्जाम में अगर यहां से कोई क्वेश्चन आ जाता है भैया, तो वो बिल्कुल बिल्कुल ना छूटे। ठीक है, अब बात करते हैं शीतल वाणी में आग का क्या आशय। अब जब बात करी जा रही है शीतल वाणी की और फिर उसमें बोला जा रहा है आग, यानी ये दो विरोधाभासी चीजों की बात की जा रही है, विरोधाभासी चीजों की। यानी ऐसी एक वस्तु जो आग है वो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण गर्म है, जबकि उसी में पानी की संज्ञा दे करके या शीतलता की संज्ञा दे करके क्या कहा गया है कि इस शीतल वाणी के अंदर में आग है। यानी वो ऐसे शब्द जो सामने वाले को तो बहुत ही शांत लग रहे हैं, पर उनके जो मायने हैं वो बिल्कुल आग की तरह लाल तप्त है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हम एक दुर्बल को लाएंगे में कवि का क्या आशय। अब कैमरे में बंद अपाहिज इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा मार्मिक इसका उत्तर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर दो चीजों की संज्ञाएं दी जाती हैं कि हम समर्थ शक्तिवान, यानी हम सब वो लोग हैं, हम सब वो जन है जो सभी तरह से एबल है, समर्थ है, शक्तिवान है, चाहे हमारी फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, या किसी भी तरह से आर्थिक भी हो, हम सभी समर्थ और शक्तिवान हैं। पर हम क्या है? हम एक दुर्बल को लाएंगे। अब दुर्बल यहां पर कौन है? इस कविता में बताया गया है कि वो दुर्बल व्यक्ति कोई और नहीं, एक अपाहिज व्यक्ति है, जिसके जिसके दुख को दिखा करके जो मीडिया है वो लोगों से अपनी टीआरपी छीन रही है। तो इसका बहुत शानदार आपके पास में उत्तर होना चाहिए। और हाँ, अगर आप उत्तर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने यानी अरिविहान ने अपना संभव बैच लॉन्च किया है द्वितीय परीक्षा वालों के लिए, वहां पर इन सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएगी, जिससे आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी जाइए और संभव बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इन प्रश्नों के साथ साथ ऐसे और चीजें मिल जाए जो अपनी हिंदी की परीक्षा में बहुत बेहतरीन रिजल्ट लाने में अपनी मदद कर ले। ठीक है, चल अगला प्रश्न देखेंगे। उषा कविता की बात हो रही है भाई।
उषा कविता में सूर्योदय और सूर्यास्त के उपादानों का वर्णन कीजिए। अब ये उपादान क्या होते हैं? उपादान यानी ऐसे लक्षण जो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय दिखते हैं। प्रकृति का रंग कैसा हो जाता है, आकाश का कलर क्या हो जाता है, झील कैसी दिखती है, आकाश में कौन कौन सी चीजें दिखती है और किस किस रंग की दिखती है, और साथ ही साथ वो रंग बाकी घरेलू चीजों से कैसे मिलते जुलते हैं, ये सारी बातें जो है आपको इस उत्तर में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। शोकाग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? अब देखो, अगर आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से याद है कि लक्ष्मण मूर्छा वाला जो चैप्टर है अपना और राम का विलाप जो चैप्टर है, उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि जब भाई लक्ष्मण को बाण लगा हुआ है और भगवान राम के वो जांघों पर लेटे हुए हैं, बेसिकली उनके पैरों पर लेटे हुए हैं, है ना, और हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेने गए, संजीवनी बूटी लेकर के वो वापस आ रहे हैं और पूरी वायु से जो वानर सेना है उनको देख रही है, तब यहां पर करुण रस जो अब तक फैला था उसके बीच में एकाएक हनुमान जी की एंट्री के साथ में वीर रस का आविर्भाव होता है। आविर्भाव का मतलब वीर रस की ओतप्रोतता होती है। ठीक है, इस बात को समझो। तो इसी माहौल में इसी चीज को आपको बताना है अपने शब्दों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे डॉक्टर आंबेडकर के क्या तर्क थे? ठीक है, अब डॉक्टर आंबेडकर ने श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा इस निबंध को लिखा गया है और जो हमें हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया। ठीक है, तो अब इसमें हमको उनकी ये तर्क शक्ति बतानी है कि आंबेडकर जी क्यों नहीं मानते थे कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन ये बिल्कुल एक है, यानी किसी की जाति के कारण उसका काम डिसाइड हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इस तर्क को आपको सविस्तार लिखना होगा। चलिए भाई अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है भक्तिन अध्याय से भक्तिन और महादेवी वर्मा, यानी इसी भक्तिन अध्याय की जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उनके बीच कैसे संबंध है, किस तरह के संबंध है, ये आपको बताना है। महादेवी वर्मा क्या भक्तिन के बारे में सोचती है और भक्तिन क्या महादेवी वर्मा के बारे में सोचती है, ये आपको बताना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहां पर देखने के लिए मिलता है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का क्या आशय है? भैया बाजार के जादू को चढ़ने और उतरने का क्या आशय? अब ये एक उपादान तरह की चीज है कि बाजार का जादू आखिर क्या होता है? बाजार में कोई जादूगर लेकर के अपना जादू दिखा रहा है क्या? नहीं, बाजार का जादू होता है कि वहां पर जो खरीदी और बिक्री जो चीजें हैं या जो क्रय और विक्रय का जो समन्वय है वो किस तरह उतरता चढ़ता है, किस तरह बाजार के लोग दुकानदार अपने कस्टमर्स को बुलाने के लिए प्रलोभन देते हैं या छूट के ऑफर लगाते हैं या बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं, बाय वन गेट वन जैसे छूट और इस तरह की चीजें लगाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बाजार का जादू चढ़ना या उतरना। ठीक है, तो इसको आपको बहुत तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगली बात आ जाती है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली क्यों कहा और ये मंडली अपने आप को इंदर सेना क्यों बुलाती थी? ठीक है, तो ये बात आ जाती है उस कॉन्सेप्ट को लेकर के कि गांव वाले लोग जो है उस मंडली को या उस लड़कों की सेना को क्या कहा जा कर क्या कहते थे? मेंढक मंडली। अब मेंढक मंडली क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसा करते थे कि भाई बारिश नहीं आ रही है तो कुछ लड़के टोली बना करके किसी के घर के सामने जाकर के नाच लेंगे, है ना, वहां से थोड़ा सा पानी अपने ऊपर डलवा लेंगे। पर ये जो प्रतीकात्मक चीजें थी वो ये दर्शाती थी कि भगवान इंद्र जो है इस बारिश इस पानी की बूंदों से बारिश गिरवाएंगे। अब जिनको ये चीजों में विश्वास था वो उनको क्या कहते थे भाई? इंद्र सेना कहते थे। जबकि इन अंधविश्वास वाली चीजों पर जिनको विश्वास नहीं था वो इन मंडली को क्या कहते थे? मेंढक मंडली कहते थे। ठीक है भाई, तो यहां पर दोनों तरह की चीजें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला है भाई, ढोलक की आवाज सुनकर के पूरे गांव पर क्या असर होता था? ठीक है, अब ये बात किसकी की जा रही है? पहलवान के ढोलक अध्याय से लिए गए प्रश्न की। ठीक है, अब ये बताया जाता है कि पहलवान जो शाम में ढोलक बजाता था उसकी ढोलक सुन करके
जो गांव में मातम सा छाया हुआ होता था, जो गांव में पूरी बीमारियां फैली थी, उस बीमारी से लोग, ग्रसित लोग भी और उनके परिवारजन भी, उनमें एक क्या बनता था, ऊर्जा की लहर सी दौड़ पड़ती थी और एक विश्वास सा कायम हो जाता था कि भाई आखिर ये जो ढोलक की आवाज है इतनी मधुर है या इतनी ओज से भरी हुई है जिससे हम हमारे दुखों पर थोड़ा सा कंट्रोल कर पा रहे हैं, उन दुखों को सहन करने की शक्ति आ जा रही है। ठीक है, चलिए भाई, अब इन प्रश्नों की चर्चा करने से पहले एक थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लेता हूं कि भाई देखो, हमें एमपी बोर्ड ने दूसरी एग्जाम करा करके दूसरा मौका दिया है जिंदगी में अपने मार्क्स को अच्छे बनाने का, क्योंकि ये 12th के ही मार्क्स है जो आपको अपने भविष्य को तय करने में मदद करेंगे कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। ठीक है, तो अब इस मौके को ना गवा करके अपने समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। और समय का सदुपयोग कैसे करेंगे? तो समय का सदुपयोग करने के लिए आपको हर एक, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ्स की, हिंदी या इंग्लिश की बात करें, जिसका भी पेपर आप देना चाह रहे हैं, आपको क्या करना होगा? बार बार रिवीजन करना होगा। क्यों रिवीजन करना होगा? क्योंकि जितने बार आप किसी एक चीज को पढ़ेंगे उतने ही बार आपको वो एक चीज याद होते जाएगी। क्योंकि देखो, रहीमदास जी का एक दोहा इस चीज में याद आ जाता है, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिलपड़ परट निशान। क्या होता है इसका मतलब? किसी एक कुएं में जो रस्सी होती है वो बार बार ऊपर नीचे बाल्टी भरने के लिए आना जाना करती है। एक समय ऐसा आता है कि वो जो रस्सी थी, जो कपड़े या प्लास्टिक की बनी हुई रस्सी थी, वो इतने बार ऊपर नीचे आना जाना करती है कि जो पत्थर होता है उस पे भी उस रस्सी के निशान बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि बार 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 एक चीज को करने से आपके जो दिमाग पे है उस चीज का निशान बनने लगता है। यानी कोई एक चीज को बार बार प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग में वो बात घुसती जाती है। इसलिए मैं कहता हूं हर बार कि जितनी प्रैक्टिस कर सको, जितने उत्तर को लिखने की कोशिश कर सको, करो। क्योंकि यही जो छोटी छोटी चीजें हैं आपको अपनी परीक्षा में सफल बनाने में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हो जाती है। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? अब भैया यहाँ पर किन बच्चों की बात हो रही है और नीड़ों का मतलब क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बच्चे की बात हो रही है पक्षियों के बच्चों की। ठीक है, अब वो किस आशा में नीड़ों से, नीड़ों से मतलब अपने घोंसलों से झांक रहे हैं। कहां से झांक रहे भाई? घोंसले से झांक रहे हैं। अब किस आशा में? जो छोटे छोटे चूजे होते हैं वो झांकते हैं भाई कि उनके जो माता पिता है वो शाम में आएंगे और उनके लिए खाना लेकर के आएंगे। तो इस आशा में जो पक्षियों के बच्चे हैं वो नीड़ों से या घोंसलों से झांक रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा हो सकता है? भाई ये तो बात हमारे जिंदगी की भी है कि जिंदगी में हर किसी व्यक्ति को किसी ना किसी चीज का क्या होता है? दुख होता है या तकलीफ होती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कष्ट होता है। ठीक है, तो संसार में हर व्यक्ति को किसी ना किसी चीज का दुख या कष्ट है, पर व्यक्ति वही सही है जो इन दुखों में, इन कष्ट की परिस्थितियों में भी हंसता और मुस्कुराता रहता है। क्योंकि देखो, हर व्यक्ति के जिंदगी में दुख होना लाजमी है, पर वहां पे भी लाजमी क्या है कि हर व्यक्ति के जिंदगी में क्या हो भाई? धैर्य हो, या फिर हम कहें कि संयम हो। क्या होता है संयम और धैर्य का मतलब? कि जो मुझे मिला है वही मेरे लिए पूर्ण है, जो मुझे मिला है वही मेरे लिए पूर्ण है, इससे ज्यादा की ना मुझे आशा है और ना इससे कम की मुझे जरूरत है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि समय से पहले और जरूरत से ज्यादा इस दुनिया में ना किसी को मिला है और ना कभी मिलेगा। इसलिए हर चीज में पूर्णता आपके होनी चाहिए। चलिए भाई, इस तरह की चीजों का, इस तरह के लाइंस का आपको उपयोग करना होगा, तब जाकर के आपके जो जांचकर्ता होंगे वो आपको पूरे मार्क दे पाएंगे।
अगले बात करेंगे, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। भाषा का मतलब यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी नहीं है। यहाँ पर भाषा का मतलब है आपकी बोलने की शैली, आपके शब्दों का चयन, आपके व्यवहारिकता की जितने भी एक्सप्रेशन होंगे वो सब चीज। तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से सोच समझ के चीजें लिखनी पड़ेगी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे कही है। अब यहाँ पर जो भोर है और उसके भोर के नभ की जो तुलना है वो किससे कही गई है। अब यहाँ पर आपको इन दोनों शब्दों का मतलब पता होना चाहिए कि भोर का मतलब क्या होगा। भोर का मतलब होगा सुबह, जबकि नभ का मतलब क्या होगा। नभ का मतलब होगा आसमान। तो इन चीजों का अर्थ जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पाएंगे। और जब आखिर आपको इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए है तो आपको पता है कि आपको संभव बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा। इन्हीं उत्तरों के साथ में और ऐसी चीजें मिल जाएगी आपको जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में, आपके हिंदी के पेपर में मदद करने वाली है। अगली बात करेंगे, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने कौन गए थे। बहुत सिंपल सी चीज है, हमारे वीर हनुमान गए थे। या वो गाना मुझे याद आ जाता है कि हनुमान की गदा ने देखो कैसी गदर मचाई रे। तो हमारे वीर हनुमान जो है वो लक्ष्मण जी जब मूर्छित अवस्था में थे तब वो संजीवनी बूटी लेने गए थे। ठीक है, अगली बात करेंगे, रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीच का मतलब क्या है। देखो ये प्रश्न ना इसीलिए भी बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है क्योंकि ये काफी आईएमपी है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी आपकी हिंदी की तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना होता है। अब गुरुजी ये हिंदी की तर्क शक्ति क्या है। हिंदी की तर्क शक्ति का मतलब यह है कि आपको हिंदी के बहुत अच्छे और साहित्यिक भाषाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है, तभी आप इस अंधड़ और इस बीच का मतलब समझ पाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्नों की बात करेंगे, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। क्योंकि भक्तिन भी ऑलरेडी गांव के परिवेश से आई थी और उसकी जो शैली थी, उसकी जो दिनचर्या थी, जो उसका जीवन था वो एकदम देहाती सा था। और भक्तिन जो थी वो जो महादेवी वर्मा थी उनकी क्या थी, सहायिका थी या हम कह सकते हैं उनकी नौकरानी थी, जिसके कारण जो दिनचर्या थी वो अब भक्तिन के जैसी होने लगी थी महादेवी वर्मा की। इसलिए इस संदर्भ में कहा जाता है कि भक्तिन जो है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा और अधिक देहाती सी हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस प्रकार के संबंध को नकारा है। यहां पर यह नहीं पूछा गया है कि किस प्रकार के संबंध उनके बीच में थे, यहां पर यह पूछा गया है कि महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस संबंध को नकारा है, किस संबंध को उन्होंने मना किया है कि भाई ये हमारे बीच में नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मैं की क्या दशा होती है। अब यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं जो आपको समझनी बहुत आवश्यक है। जेब का भरा होना यानी आपके जेब में बहुत ज्यादा अच्छे रुपये होना या बेसिकली आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होना। मन के खाली होने का मतलब क्या है भाई, कि मन का खाली होना मतलब इतना पैसा होने के बाद में भी आदमी केवल रोता ही रहे, रोता ही रहे, रोता ही रहे, संतुष्टि ना होना। मन का खाली होने का मतलब है व्यक्ति के मन में संतुष्टि ना होना। अब मैं की क्या दशा होती है। मैं का मतलब क्या है कि व्यक्ति के अंतराल में, व्यक्ति के अंदर की दशा क्या होती है जब व्यक्ति के पास अथाह धन है पर उसका मन खाली है, उसके मन में संतुष्टि नहीं है, तब उस व्यक्ति की दशा क्या होती है, ये आपको लिखना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, शमशेर बहादुर सिंह, आ जाओ भाई अगला प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि है। अब प्रश्न चिन्ह है मतलब ये प्रश्न है। यहां पर कथन दिया गया है कि शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि है, क्वेश्चन मार्क, यानी क्या वो है या फिर वो नहीं है, ये आपको बताना है। अगर है तो क्यों है और नहीं है
तो क्यों है, मतलब क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है, इस प्रश्न के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे थे, तो इस प्रश्न को भी आपको कहां ढूंढना पड़ेगा, आपके पहलवान की ढोलक वाले अध्याय में। चलिए भाई अगले प्रश्न की बात करेंगे। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत या सन्यासी या संत क्यों कहा है। कालजयी अवधूत का मतलब क्या होता है भाई, कालजयी अवधूत का मतलब होता है ऐसी ऐसी जीव, ऐसा जीव जो कालों से भी परे है। जैसा सन्यासी होते हैं, जो साधु संत होते हैं ना, उनको ठंडी गर्मी बरसात इन सब की चिंता नहीं होती, उनको दुख सुख की चिंता नहीं होती, उनको सिर्फ और सिर्फ चिंता होती है उनके आत्मज्ञान की, उनके अंदर उनके तप की। तो इसीलिए कवि लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है, क्योंकि शिरीष का पेड़ भी ऐसा है कि जब बहुत रक्त तप्त हो जाती है पृथ्वी, पृथ्वी का वातावरण, तब भी उस शिरीष पर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। यानी उस गर्मी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उस गर्मी से, उस रक्त तप्त गर्मी से उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब क्या है, वो केवल अपने जो पुष्प है उसको खिला करके लोगों के मन को शांत करना चाहता है, लोगों को छांव देना चाहता है, पक्षियों को, छोटे कीटों को अपनी छांव में पनाह देना चाहता है। इसीलिए क्या है, लेखक ने कालजयी अवधूत कहा है शिरीष को। ठीक है, चल अगला प्रश्न क्या है, शिरीष का पेड़ कब से कब तक खिलता है। अब ये समय की बात है, अब आप ये नहीं बोलोगे कि जनवरी से मार्च तक खिलता है या अक्टूबर से दिसंबर तक खिलता है, ऐसा नहीं बोल सकते। आपको यहाँ पर हिंदी माहों के नाम लिखने हैं जो आपकी किताब में लिखे हैं, ठीक है, ये नहीं लिखना है। अब कौन से हिंदी माह है भाई, आपको ये आपके उत्तर के साथ में मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मनुष्य की क्षमताएं बहुत जगह पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थितियों में क्षमताएं अपनी अपनी जगह पर निर्भर करती है। अब वो कौन कौन सी स्थितियां हो सकती है, वो कौन कौन सी आपकी मैं कहूं कि क्षमताएं हो सकती है, वो कौन कौन सी जगह हो सकती है जहां पर मनुष्य की अलग अलग क्षमताओं का वर्णन किया जा सकता है, तो ये आपको मिलेगा आपके उत्तर में, आपके अध्याय में। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अब बात करते हैं यशोधर बाबू की। तो यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों भाई। क्योंकि यशोधर बाबू जो है एक रूढ़िवादी व्यक्ति है, जो अपनी पुरानी मान्यताओं को लेकर के चलना चाहते हैं, वो समय के साथ में बदलाव नहीं चाहते, वो जो समय के साथ में बदलाव करते हैं उनको भी वो नकारते हैं। इसीलिए यशोधर बाबू ज्यों के त्यों रहे, जबकि उनकी जो पत्नी थी वो समय के साथ चलने वाली थी, इसलिए वो चेंज हो गई। तो कुछ इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक में क्या बदलाव आया है। देखो यहां पर बात हो रही है कि जब लेखक कविता लिखना या पढ़ना सीख गया, तब वो कितना अकेला महसूस करने लगा अपने आप को, या फिर उससे पहले कितना अकेला महसूस करता था, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी थी। यही शर्त रखी थी कि आनंद को सबसे पहले, या मैं कहूं कविता के अनुसार आनंद, पाठ के अनुसार आनंदा को स्कूल जाने से पहले खेतों का काम पूरा निपटाना पड़ेगा। अब इस पे भी उन आनंदा की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि वो विद्यालय जाने के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए, पढ़ाई करने के लिए सुबह 8 बजे उठकर पहले खेतों में जाया करते थे और खेतों का पूरा काम निपटा करके फिर कहां जाते थे, पाठशाला जाते थे। भाई पढ़ाई की लगन हो तो ऐसी हो, वरना आजकल के बच्चों को बढ़िया साइकिल, बढ़िया स्कूटी, अच्छे ट्यूशन, अच्छी स्कूल, अच्छी कोचिंग्स, अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये सब भी देने के बाद में उनको मनाना होता है कि भाई पढ़ाई कर लो कर लो कर लो। क्योंकि देखो दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है कि कीचड़ में ही हमेशा कमल खिलता है। अब कीचड़ क्या है इस दुनिया में,
कीचड़ इस दुनिया में वो सारी परिस्थितियां है, वो सारे लोभ प्रलोभ है जो आपको कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई से दूर करते हैं। चलो आएंगे गेड़ी मार के, चलो वहां चाय पी के आएंगे, चलो वहां पिकनिक चलना है, चलो वहां घूमने चलना है, चलो वहां फोटो शूट में चलना है, ये सब कीचड़ है। कमल क्या होगा इसमें? इन सब को छोड़ करके अपने आप को, अपनी दिशा को, अपनी पढ़ाई की दिशा को आगे बढ़ाना आपके लिए कमल का काम है। बात समझ में आ रही? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदाड़ो के घरों की क्या क्या विशेषताएं थी। अब बहुत सारी विशेषताएं बताई गई है आपको, अगर आप लेक्चर देखेंगे तो भी मिल जाएगा, अगर आप संभव सीरीज देखेंगे तो भी वहां पर बहुत डिटेल में अपन ने चर्चा करी। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काव्य की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। अब ये जो पोर्शन आ चुका है वो आ चुका है व्याकरण का, जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स दिलवाएगा आपकी हिंदी की परीक्षा में, क्योंकि मैं कहूं अगर तो गलती नहीं होगी कि आपके जो ये पाठ के प्रश्नोत्तर है ये कम मार्क्स के आएंगे, बल्कि जो व्याकरण है वो अधिक मार्क्स का आएगा। इसलिए बेटा इन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। चलिए कौन कौन से प्रश्न है? सबसे पहले है काव्य की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। कौन कौन से काव्य हो सकते हैं, कितने तरह के उसके भेद होंगे, यानी भेद का मतलब प्रकार होंगे, ये आपको बताना है। स्पेशली इसमें से खंड काव्य और महाकाव्य को देख लेना। खंड काव्य और महाकाव्य को देख लेना, इनके बीच में अंतर देख लेना। साथ ही साथ एक और शब्द देखने के लिए मिलता है प्रबंध काव्य, इसको भी आप लोग जरूर देखें। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। अब ये एक प्रश्न अपने आप में बहुत सारे अलग अलग प्रश्न हैं, क्योंकि रस की परिभाषा आपको देखनी है ना। उसके बाद इसके जितने प्रकार होंगे, रस के भेद का मतलब है रस के जितने भी प्रकार होंगे उन सबको अलग अलग आपको उदाहरण के साथ याद करना होगा। यहां पर अपन बात कर लेते हैं रस की परिभाषा और उसके जितने भी उदाहरण होंगे, उसके प्रकार और उसके उदाहरण। ठीक है भाई। चलिए अब बात करेंगे अगला, करुण रस की परिभाषा को उदाहरण सहित समझाइए। अब अगर आपने रस की परिभाषा पढ़ ली, रस के प्रकार पढ़ लिए और उनके उदाहरण पढ़ लिए, तो आपको ये प्रश्न अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर करुण रस है, यहाँ पर वीर रस है, इन दोनों को करने की आपको जरूरत नहीं होगी। वीर रस का उदाहरण एक बहुत बेहतरीन आप याद आता है मुझे, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये मैंने अपनी कविता में, जब मैं अपनी 12वीं दे रहा था तब मैंने लिखा था, तो आप भी लिख सकते हो, बहुत बेहतरीन कविता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस चीज को पूरा पढ़ लेंगे तो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, संदेह अलंकार हो सकता है, विरोधाभास अलंकार हो सकता है। मैं कहूंगा कि अलंकार एवं उसके प्रकार एक बार आप देख ले, और साथ ही साथ इनके उदाहरण भी, ताकि कोई भी अलंकार आ जाए, चाहे संदेह अलंकार आ जाए, चाहे विरोधाभास अलंकार आ जाए, चाहे अनुप्रास आ जाए, चाहे सोटा, कुछ भी आ जाए, आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, सोरठा चांद, माफ कीजिएगा दोस्तों यहाँ चांद नहीं है, वो छंद है। ठीक है, तो चांद नहीं लिखना है, सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब छंद में भी लॉजिक वही रहेगा कि छंद के प्रकार और उसके उदाहरण लिखो। अब बच्चे बोलेंगे कि सर इतने सारे क्वेश्चन दे दिए फिर बचा क्या, सभी आईएमपी बोल दिए तो बचा क्या? तो मेरे भाई परीक्षा जो है वो हलवा नहीं है कि पतीली चढ़ाई, रवा डाला, घी डाला, शक्कर डाला, घुमाया, बनाया, खा लिया।
परीक्षा है यार, इसीलिए तो इस चीज का नाम परीक्षा है, क्योंकि ये आपको परखती है, आपकी मेहनत को, आपकी लगन को, आपके जज्बे को परखती है। और जज्बा तो आपका तब दिख गया ना जब आपने निर्णय लिया कि मैं इस द्वितीय एग्जाम में अपीयर होऊंगा, मैं इस द्वितीय मौके को सिद्ध करूंगा अपने आप को। तो यहाँ पे ही आपकी सिद्धता शुरू हो जाती है। बस अब मेहनत करनी है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, 100% आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। चलिए अगले बढ़ते हैं। तो अगले में बढ़ने से हम देखेंगे सबसे पहले अभिधा, व्यंजना तथा लक्षणा की परिभाषा लिखिए। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा की परिभाषा, और मैं आपको कहूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेपरेटली भी एक प्रश्न बन सकता है, ये भी और ये भी, कि अभिधा की परिभाषा लिखिए या इसका उदाहरण लिखिए, व्यंजना की परिभाषा लिखिए, उदाहरण लिखिए, लक्षणा की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। ठीक है, ये बात समझ लो। चलो अगला क्या है प्रश्न, लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। तो मेरे भाई शब्द शक्ति बहुत ध्यान से पढ़ लेना, उसके प्रकार और उसके उदाहरण, ये बहुत ध्यान से पढ़ लेना। चलो मुहावरे व लोकोक्तियों में कोई दो अंतर लिखिए। अब मैं कहता हूं कि मुहावरे भी और लोकोक्ति दोनों अलग अलग पढ़ लेना, दोनों को अलग अलग पढ़ लेना, अंतर अपने आप बन जाएगा। एक एक दो दो चार चार उदाहरण लिख लेना, क्योंकि ये तो एक मार्क में तो पक्का ही है कि एक उदाहरण और आपका मुहावरा और लोकोक्ति आएगी, जिसका आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करके बताना है, उसका अर्थ भी लिखना है। अगला प्रश्न आ जाता है राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में कोई दो अंतर लिखिए। तो भैया एक काम कर लो ना, इसको और इसको अलग अलग पढ़ लो, अंतर अपने आप लिख दोगे, किया जा सकता है ना, इन दोनों को अलग अलग पढ़ लेंगे, अंतर अपने आप लिखना आ जाएगा। चलिए स्थायी भाव एवं संचारी भाव में दो अंतर लिखिए। अब जब आप रस पढ़ते हैं, जब आप रस एवं उसके प्रकार पढ़ते हैं, तब आपको वहां पर स्थायी भाव, संचारी भाव और विभाव देखने के लिए मिलते हैं। तब चाहे स्थायी आ जाए, संचारी आ जाए या विभाव आ जाए, आप सबकी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, चलो रुबाइया छंद की परिभाषा। अब भैया ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अपने आप में एक अलग छंद है। ठीक है, ये अपने आप में एक अलग छंद है, क्योंकि ये उर्दू और अरबी का एक छंद का प्रकार है। जिस तरह गजल होती है, कव्वाली होती है, वैसे ही रुबाइया एक तरह का छंद होता है वहां। ठीक है, तो इसको इसलिए पढ़ना है अपने को क्योंकि हो सकता है कि अलग है, इसलिए आ जाए। ठीक है, चल शब्द गुण की परिभाषा लिखिए तथा इसके प्रकारों के नाम लिखिए। ठीक है, शब्द गुण को बहुत ज्यादा नहीं देखना है, बहुत डीप में नहीं देखना है, पर थोड़ा बहुत देख लेना। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आ जाते हैं भैया वो मुख्य चीजें जो सीधे सीधे 4-4 मार्क दिलवाएगी, सीधे सीधे 4 मार्क आपके झोली में होने वाले हैं। चलिए भाई, 4 कवि परिचय, 4 लेखक परिचय, और फिर बात करेंगे अन्य प्रश्नों की। 4 इंपॉर्टेंट कवि परिचय कौन से होंगे, गोस्वामी तुलसीदास, रघुवीर सहाय, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन चारों को पढ़ लेना भाई। इनकी जो जो चीजें हैं, चाहे आपका जन्म परिचय हो, चाहे इनकी आपकी मैं क्या कहूं भाषा शैली हो, ठीक है, इनका और जितनी भी चीजें हो, ये सब पढ़ लेना। और हाँ, स्पेशली एक चीज जरूर पढ़ना है इन लोगों के लिए, साहित्य में स्थान। चाहे वो कवि परिचय हो, चाहे वो लेखक परिचय हो, आपको साहित्य में स्थान लिखना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सीधे सीधे +1 मार्क बना देता है ये साहित्य में स्थान लिखना। चाहे आप इतना सा लिख दो कि इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लगता है कि हाँ यार इस बच्चे ने पढ़ाई करी है। तो कौन कौन से हो गए, तुलसीदास, सहाय, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलो आगे बढ़ते, लेखक परिचय की बात करेंगे। इनमें भी 4, महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु,
फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन चारों की सारी चीजें देख लेना जीवन परिचय में, और साथ में अंत में क्या लिखना है, साहित्य में स्थान। ठीक है, इसमें लेखक परिचय में क्या होगा, भाषा शैली होगी। ठीक है, यहां पर अगर कवि परिचय की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, भाव पक्ष कला पक्ष होगा। तो इनको इस पैमाने पे आप पढ़ लेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब आ जाते हैं भैया निबंध लेखन की ओर। निबंध लेखन ऐसे टॉपिक्स हो चुके हैं आजकल, क्योंकि 2025 की पहली जो एग्जाम हुई है उसमें देख लिया गया कि अनएक्सपेक्टेड चीजें भी आ सकती है। ये ध्यान रखना, आप लोग परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, गाइड इसके भरोसे पे थे, जो नहीं मिला वहां पर वो पूछ लिया किसने, आपके एमपी बोर्ड ने। तो भैया इस बार थोड़ी कमर कस लो, अब कुछ नहीं छोड़ना है। क्या हैंगे आपके निबंध लेखन, तो पहले चर्चा करेंगे पर्यावरण प्रदूषण और वृक्षारोपण की। ठीक है, ये साथ साथ में मिलते जुलते हैं, इसलिए इकट्ठे पढ़ लेना। उसके बाद विज्ञान के बढ़ते कदम, उसके बाद आएगा इंटरनेट कंप्यूटर की आवश्यकता, उसके बाद आएगा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और राष्ट्र हित में हुआ युवा। ये भी सब मिलते जुलते हैं, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब 2025 के भी जो आए थे उनको भी देखना जरूरी है, क्योंकि भैया इस बार तो जो है नया खेला कर दिया है एमपी बोर्ड ने आपके साथ। अनएक्सपेक्टेड वो 4 निबंध जो आपने नहीं पढ़े होंगे वही यहां पर आ गए। कौन कौन से भैया, वर्तमान युग में इंटरनेट, जो अपन ने पहले बात कर ली। स्वच्छता अभियान, ये ट्रेंडिंग है इसलिए आपकी परीक्षा में है। भारतीय नारी वर्तमान और भविष्य, ये भी ट्रेंडिंग है इसलिए आपकी परीक्षा में। भ्रष्टाचार वर्तमान की ज्वलंत समस्या, ये भी ट्रेंडिंग है इसलिए आ गया। उसके बाद जल संरक्षण, तो ये भी मध्य प्रदेश में ट्रेंडिंग है इसलिए आ गया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर में आज चल रही है, चाहे वो देश की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे दुनिया की बात हो। ठीक है, एक थोड़ा सा ट्रेंडिंग टॉपिक मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के, या फिर आपका इसी को अगर अपन बोले तो पर्यावरण या फिर वृक्षारोपण, इन सब चीजों से भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि आजकल एमपी बोर्ड थोड़ा सा आधुनिक हो चुका है। क्या आधुनिकता आ गई है एमपी बोर्ड में, कि वो जो निबंध है ना वो करंट अफेयर्स से पूछने लगा है। वो जो निबंध है ना वो दैनिक दिनचर्याओं से पूछने लगा है। और ये जो चीजें है अभी ट्रेंडिंग थी 2025 में, कहीं ना कहीं घटित हुई थी। भैया इंटरनेट का बहुत ज्यादा हाइक हुआ। उसके बाद स्वच्छता अभियान मोदी जी ने चला दिया। भारतीय नारी, यहाँ पर कल्पना चावला इत्यादियों की बात हुई। ठीक है ना, सुनीता विलियम, माफ कीजिएगा, कल्पना चावला नहीं, सुनीता विलियम्स की बात हुई। ठीक है, उसके बाद भ्रष्टाचार देश दुनिया में चल ही रहा है, बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे, एक दूसरे पे लगाए गए पार्टियों द्वारा। और जल संरक्षण, ये तो मध्य प्रदेश में ट्रेंडिंग चल रहा है, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर मोहन यादव जी है वो अभी जल संरक्षण की बात पर बहुत ज्यादा ध्यान कर रहे हैं, जल गंगा मिशन नाम से चला रहे हैं। तो हो सकता है भैया कि इन ट्रेंडिंग टॉपिक से आपसे सवाल पूछ लिए जाए, तो तैयार रहना पड़ेगा। अब कहां मिलेंगे, तो आपको ये जितने भी टॉपिक है वो मिल जाएंगे कहां पर, आपके जो संभव पेज में। और साथ ही साथ आपका जो निबंध कैसे लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितने स्टेप्स में होना चाहिए, कितने अच्छी भाषा में होना चाहिए, इसके लिए भी YouTube पर मैंने एक वीडियो बनाई है। मैं क्या करूंगा, मैं ये वीडियो डालते समय आई बटन पे आपको उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, ताकि आपको क्या हो जाए, उससे मदद मिल जाए कि आपको निबंध लिखना कैसे है। तो ये जब मैं बात बोल रहा हूं तो आपके आई बटन पे आपको एक वीडियो का लिंक दिख रहा है। वीडियो के चलते हुए या खत्म करने पर आप एक बार वो वीडियो जरूर देखें, ताकि आपकी मदद मिल जाए कि आपको निबंध लिखना कैसे है। साथ ही साथ
सेम बात होगी किसमें, सेम बात होगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पत्र लेखन की कला भी मिल जाएगी। तो पत्र लेखन के लिए भी एक वीडियो बनाया गया है मेरे द्वारा, तो वो भी आप देख ले यूट्यूब पर अरिविहान के चैनल पर, या मैं बोल दूंगा कि भैया ये 2 वीडियो के लिंक्स आप डाल दीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके अंकुश सर आपके लिए जी जान एक कर देंगे, पर इस बार आपके मार्क बहुत अच्छे ला करके रहेंगे। चलो भैया अब बात करते हैं पत्र लेखनों की। पत्र लेखन कौन से, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिला महोदय को प्रार्थना पत्र लिखो। ठीक है, नगर निगम के निगम आयुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिख दो। परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिता को एक पत्र लिख दो। अपने मित्र को, बड़े भाई को, बहन को शादी में आमंत्रित करने हेतु पत्र लिखो। अब 2025 में क्या आया था भैया प्रश्न कुछ ऐसे आ गए थे कि सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश को हाई स्कूल परीक्षा के अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये हो सकता है भैया, पर ये मिलता जुलता किससे था, ये मिलता जुलता था नगर निगम आयुक्त वाले प्रश्न से। जो बच्चे ने दिमाग दौड़ाया होगा कि चाहे वो आपूर्ति करवाने के लिए हो, चाहे अपनी मार्कशीट मंगवाने के लिए हो, मैटर थोड़ा सा बदलेगा, शब्द थोड़ी बदलेंगे, तो दिमाग से खेलना होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या था, अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई लिखिए। अब देखो ये कुछ ऐसा था कि अपने मित्र को अपने बड़े भाई बहन की शादी में आमंत्रित कीजिए। शब्द तो आपके होंगे ना, फॉर्मेट मेरा होगा, भले शब्द आप अपने लिख लेना, फॉर्मेट मेरा होगा। और अगर बहुत ज्यादा जानना है तो आई बटन पे क्लिक कर दो, जहां पर आपको मिल जाएगा कि पत्र कैसे लिखना है, ये वाली वीडियो। ठीक है, तो वो वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी अगर अभी भी आपने पत्र लेखन की जो कला है वो नहीं सीखी है तो। ठीक है, चलो अगले तरफ बढ़ेंगे और अब इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। खत्म करने का समय इसलिए आ गया है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अपन ने बात कर ली है। अब देखो ये हिंदी सब्जेक्ट है, यहां पर प्रश्न का कभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि एग्जैक्ट यही प्रश्न आएगा, पर हाँ ये अनुमान लगाया जा सकता है कि किस अध्याय से किस तरह के, किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो कृपया बहुत ध्यान से सोच समझ के इन अध्यायों को पढ़े, ताकि अगर इन प्रश्नों से रिलेटेड भी कोई प्रश्न आ जाए तो उनको भी आप कर पाओ। मैं कहूंगा कि 3 चीजें हिंदी में टॉप करने के लिए आपको करनी चाहिए। मूल मंत्र क्या होना है आपको हिंदी की परीक्षा में, पाठों को पढ़ लो, या मैं कहूं आपके जो अध्याय है एक रीडिंग मार लो। जितनी कविताएं, जितनी कहानियां, जितने निबंध और जितने भी चीजें आपको अध्याय के रूप में दी है, उन सबको आपको पढ़ लेना। इससे क्या होगा, इससे आपको बाकी प्रश्न इन अध्यायों से जो बन सकते हैं वो बनाने में आपको मदद मिल जाएगी, उसका उत्तर लिखने में आपको मदद मिल जाएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। एक एक बार रीडिंग मार लेना, एक चैप्टर 1 घंटा आपका काम खत्म, प्रश्न बनना शुरू हो जाएंगे। अजमा लेना, एक बार कोई चैप्टर पढ़ लेना और उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर लिख करके देख लेना, ना बने तो बोल देना। ये तो बहुत सिंपल चीज है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, व्याकरण की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, व्याकरण की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद एक और चीज आती है माध्यम एवं संचार, या मैं उल्टा लिख रहा हूं संचार एवं माध्यम, चाहे बात जो भी हो एक ही है। इसमें से प्रश्न बहुत काफी देखने मिलते हैं, तो इनको भी एक बार आपको देखना ही देखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी सभी मूल मंत्रों के साथ मैं आपसे फाइनली अलविदा लेता हूं, आपका प्रिय अंकुश सर, जिसको प्यार से आप अंशु भैया भी बोलते हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं और किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को मजबूत कीजिए अरिविहान के साथ, और अरिविहान की संभव सीरीज को ज्वाइन कीजिए। और हाँ,
जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो ताकि परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारी है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, मिलता हूं। जय हिंद।